series of 500 MCQs. So the question number 60 is, what happens if the number of excitations is increased? Image quality decreases, scan time decreases, signal to noise ratio improve, or T1 relaxation is reduced. If we increase the number of excitations, then signal to noise ratio improves. Increasing the number of excitation leads to the increase in the SNR. That's why if we need the SNR to be high, then we need to increase the number of excitations. Next question number 61. In MRI, a small field of view leads to. अगर हम MRI में स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि पिक्सल्स की साइज़ जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और पिक्सल्स की साइज़ स्मॉल होने से क्या होगा, स्पेशियल रिजोल्यूशन इंक्रीज़ होगा। स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो MRI के अंदर अगर हम स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द स्पेशियल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following tissue appear bright on T1 weighted images? इनमें से कौन सा T1 weighted images पे हमें ब्राइट दिखता है? जो T1 weighted images होती है उसके अंदर जो फैट होता है और फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है वो हमें अपीयर होता है डार्क, और जो फैट होता है वो अपीयर होता है ब्राइट T1 weighted images के ऊपर। तो T1 weighted image के ऊपर हमें जो ब्राइट अपीयर होगा वो होगा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. अच्छा, इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। फैट जो होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है T1 weighted इमेजेस के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका क्या होता है, शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है। फैट का शॉर्ट T1 की वजह से ये हमें क्या अपीयर होता है, ब्राइट अपीयर होता है T1 weighted इमेजेस के ऊपर। In MRI, after the protons are excited by a radio frequency pulse, they relax back to their original state. जब हम प्रोटॉन्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से एक्साइट करते हैं तो वापस से वो क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। जब हम क्या कर देते हैं, RF पल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, दैट इज़ द जब उनका रिलैक्सेशन होता है। T1 रिलैक्सेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, इज द टाइम इट टेक्स फॉर प्रोटॉन्स टू रीअलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। T1 रिलैक्सेशन वो टाइम होता है जब प्रोटॉन्स को जो टाइम लगता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ रीअलाइन होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, T1 रिलैक्सेशन टाइम। फैट जो होता है उसका क्या होता है, शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है, दैट इज इट क्विकली रीअलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट T1 का मतलब क्या है कि फैट जो है वो फटाफट से मैग्नेटिक फील्ड के साथ रीअलाइन कर जाएगा और एमिट करेगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बिकॉज ऑफ दिस क्विक सिग्नल रिटर्न, इसी क्विक सिग्नल रिटर्न की वजह से ही क्या होता है, हमें ब्राइट अपीयर होता है T1 weighted इमेजेस पे। वाइल जो फ्लूइड होता है जैसे कि वाटर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इनका लॉन्ग T1 होता है, तो ये हमें डार्क अपीयर होते हैं T1 weighted इमेजेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. ऑन अ T2 weighted इमेज फ्लूइड अपीयर्स। T2 weighted के ऊपर फ्लूइड कैसे अपीयर होता है? जो T2 weighted इमेजेस होती है उसके ऊपर जो फैट होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है, वाइल जो फ्लूइड होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है। तो T2 weighted इमेजेस के ऊपर फ्लूइड हमें क्या अपीयर होगा, ब्राइट। ये क्या होगा, हमें ब्राइट अपीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. इन्वर्जन टाइम इज यूज्ड इन विच MRI टेक्निक? इन्वर्जन टाइम कौन सी MRI टेक्निक में यूज़ किया जाता है? स्पिन इको, ग्रेडियंट इको, इन्वर्जन रिकवरी और इकोप्लेनर इमेजिंग। जो इन्वर्जन टाइम का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है किसके अंदर, इन्वर्जन रिकवरी के अंदर। इन्वर्जन रिकवरी के अंदर जो है इसका कंसेप्ट यूज़ होता है। इसके बारे में हम देखते हैं इन्वर्जन टाइम क्या होता है। इन्वर्जन टाइम होता है टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वर्जन पल्स एंड द एक्साइटेशन पल्स। ठीक है, पर्टिकुलरली किसके अंदर, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस के अंदर। एंड इन्वर्जन पल्स जो होती है यूजुअली स्टार्ट होती है किससे, 180 डिग्री से। वो होती है सबसे पहले इन्वर्जन पल्स को अप्लाई करा जाता है जो कि यूजुअली 180 डिग्री होती है, ताकि जो नेट मैग्नेटाइजेशन है उसको हम क्या कर सके, इन्वर्ट कर सके। देन उसके बाद आफ्टर अ डिले कॉल्ड द इन्वर्जन टाइम, उसके बाद हम देते हैं 90 डिग्री एक्साइटेशन पल्स। दैट इज़ हमने 180 डिग्री की पल्स दी, देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम 90 डिग्री पल्स देते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है 180 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टाइम बोलते हैं। The choice of the T1 affects which tissue are suppressed or the emphasized in the image. जो T इन्वर्जन टाइम है ये
इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यूज़ जो होंगे वो सप्रेस दिखेंगे हमें इमेज के ऊपर और कौन से हमें एम्फेसाइज्ड दिखेंगे। जैसे कि स्टेर जो है इन्वर्जन रिकवरी का यूज़ किया जाता है स्टेर के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वर्जन रिकवरी, इसके अंदर क्या होता है, फैट सिग्नल जो होता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है यूजिंग दी शॉर्ट इन्वर्जन टाइम। फ्लेयर होता है जिसके अंदर फ्लूइड का जो सिग्नल होता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी स्टैंड्स फॉर द फ्लेयर एंड इसके अंदर क्या होता है, सप्रेस कर देते हैं फ्लूइड सिग्नल को, जैसे कि CSF सप्रेसेस द CSF सिग्नल यूजिंग अ लॉन्ग TI। फ्लूइड के अंदर फ्लेयर के अंदर क्या होता है, लॉन्ग TI होता है, वाइल स्टेर के अंदर क्या होता है, शॉर्ट TI होता है। ये 150 मिली सेकेंड टू 500 मिली सेकेंड के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE प्रोड्यूसेस। लॉन्ग TR और लॉन्ग TE के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, प्रोटॉन डेंसिटी और ग्रेडियंट इमेज। लॉन्ग TR जो शॉर्ट TR होता है एंड शॉर्ट TE जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, T1 वेटेड इमेज। लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE produces T2 weighted image and the long TR and short TE produces proton density weighted image। तो long TR और long TE से हमें कौन सी इमेज मिलेगी, T2 weighted image। T2 weighted image। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि TR TE ये सारी चीज़ें क्या होता है। T2 weighted image होती है वो क्रिएट कैसे होती है। TR होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन, इट इज़ द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव RF पल्सेस। दो सक्सेसिव RF पल्सेस के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिपीटिशन। टाइम ऑफ इको क्या होता है, टाइम बिटवीन द RF पल्स एंड द सिग्नल बीइंग मेजर्ड, उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ इको। और ये T2 वेटेड इमेज को क्रिएट कैसे करता है। इन T2 वेटेड इमेजिंग वी वांट टू सी डिफरेंसेस इन हाउ टिश्यूज लूज देयर सिग्नल ओवर टाइम, दैट इज T2 रिलैक्सेशन। सो वी नीड टू गिव इनफ टाइम फॉर टिश्यूज टू शो दीज डिफरेंसेस। हम लॉन्ग TR का यूज़ क्यों करते हैं T2 वेटेड इमेजेस के लिए। लॉन्ग TR का मतलब होता है दैट वी वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट RF पल्स। नेक्स्ट RF पल्स को देने से पहले हम लंबे समय के लिए वेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द T1 इफेक्ट, सो ब्राइटनेस इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ फास्ट टिश्यूज रिकवर विच इज T1। ऑल टिश्यूज हैव चांस टू फुली रिलैक्स, सो T1 कॉन्ट्रास्ट इज मिनिमाइज्ड। जितने भी टिश्यूज होंगे उनके पास क्या होगा, फुली टाइम होगा रिलैक्स करने के लिए, जिससे T1 कॉन्ट्रास्ट जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। देन हम लॉन्ग TE का यूज़ क्यों कर रहे हैं। लॉन्ग TE का मतलब है कि दैट वी वेट लॉन्गर बिफोर मेजरिंग द सिग्नल, कि हम सिग्नल को मेज़र करने से लिए लंबे समय के लिए वेट कर रहे हैं। दिस अलाउ डिफरेंसेस इन T2 डीके, हाउ फास्ट टिश्यूज लॉस सिग्नल टू शो अप क्लियरली। टिश्यूज विद लॉन्ग T2 जैसे कि फ्लूइड स्टिल हैव सिग्नल, दे अपीयर ब्राइट। टिश्यू विद शॉर्ट T2 लॉस सिग्नल, दे अपीयर डार्क। टिश्यू जिनका शॉर्ट T2 होगा वो सिग्नल को लूज कर देंगे, वो डार्क अपीयर होंगे। एंड द टिश्यूज विद लॉन्ग T2 वो क्या होंगे, हमें ब्राइट अपीयर होंगे। सिंपल टर्म्स में देखें तो लॉन्ग TR जो है, लॉन्ग TR से T1 प्रॉपर्टी जो होती है इमेज के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलती, एंड लॉन्ग TE से जो है T2 प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें विजिबल होती है। तो T2 वेटेड के ऊपर जो फ्लूइड होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है, और फैट और सॉलिड टिश्यूज होते हैं वो डार्क अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द इमेज कॉन्ट्रास्ट इज MRI इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द। इमेज कॉन्ट्रास्ट जो होता है MRI में किससे डिटरमाइन होता है, ये डिटरमाइन होता है हमारा किससे, T1 T2 एंड प्रोटॉन डेंसिटी। T1 से T2 से और प्रोटॉन डेंसिटी से जो है इमेज कॉन्ट्रास्ट जो है प्राइमरीली डिटरमाइन किया जाता है किसके अंदर, MRI के अंदर। क्वेश्चन 67 देखते हैं, द सेंटर ऑफ के स्पेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जो के स्पेस होता है, के स्पेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसको आप देख सकते हैं जाके। तो जो सेंटर होता है के स्पेस का वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। सेंटर जो होता है के स्पेस का वो हमें इंफॉर्मेशन देता है
कॉन्ट्रास्ट के बारे में, सेंटर जो होता है वो हमें बताते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में, एंड जो पेरीफेरी होती है के स्पेस की वो हमें बताती है किसके बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में, स्पेशियल रेजोल्यूशन के बारे में बताती है। सो द सेंटर ऑफ द के स्पेस जो होता है उसके अंदर इमेज, कॉन्ट्रास्ट और सिग्नल इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, क्वेश्चन नंबर 68, आउटर लाइन ऑफ के स्पेस कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू सिग्नल इंटेंसिटी, इमेज शार्पनेस, फैट सप्रेशन और स्लाइस थिकनेस। जो सेंटर है वो बताता है कॉन्ट्रास्ट के बारे में, और जो पेरीफेरी है, जो आउटर लाइंस होती है के स्पेस की, वो बताती है हमें स्पेशियल रेजोल्यूशन के बारे में, इमेज शार्पनेस के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फेज एनकोडिंग स्टेप्स। फेज एनकोडिंग स्टेप्स को रिड्यूस करने से क्या होगा? फेज एनकोडिंग स्टेप्स को सिंपली रिड्यूस करने से जो हमारा स्कैन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन स्कैन टाइम रिड्यूस होने के साथ क्या होता है, रिजोल्यूशन जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो फेज एनकोडिंग स्टेप्स को अगर हमने 128 फेज एनकोडिंग स्टेप्स से 64 एंड फेज एनकोडिंग स्टेप कर दे तो इससे क्या होगा कि जो स्कैनिंग टाइम होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रिजोल्यूशन जो है इमेज का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके क्या बोलते हैं एडवांटेज भी है कि स्कैन टाइम हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन रिजोल्यूशन भी हमें कम मिल रहा है इमेज का। तो क्या होगा, शॉर्टर स्कैन टाइम बट लोअर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार इसके बारे में देखते हैं हम कि फेज एनकोडिंग क्या होता है एग्जैक्टली। फेज एनकोडिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स यूज्ड इन एमआरआई टू फिगर आउट वेयर द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम इन द बॉडी, स्पेसिफिकली अलोंग वन डायरेक्शन, यूजुअली अप डाउन इन द इमेज। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली सिंपल तरीके से देखते हैं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज यू आर एट अ कंसर्ट एंड समवन क्लैप्स, यू नो वेयर दे आर सिटिंग बेस्ड ऑन व्हेन हाउ द साउंड रीचेस। जैसे कि हम किसी कंसर्ट में गए हैं और वहाँ पे कोई क्लैप कर रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई क्लैप करता है तो उसकी जो साउंड है क्लैपिंग की, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान कहाँ पे बैठा होगा, उसकी सिटिंग पोजीशन को। तो एमआरआई भी जो है वो सिमिलर है, इसी तरीके से बॉडी से जो है फेज एनकोडिंग में इसी तरीके से सिग्नल लेता है। एमआरआई डज समथिंग सिमिलर विथ सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी, इट नीड्स टू नो विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेव दैट सिग्नल, दैट्स वेयर फेज एनकोडिंग हेल्प्स। इस जगह पे जो है फेज एनकोडिंग जो है क्या करता है, हेल्प करता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सिंपल टर्म्स में। स्लाइस सिलेक्शन के बारे में देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट, एमआरआई पिक्स अ थिन स्लाइस ऑफ द बॉडी टू स्कैन। ये जो है इसके लिए जैसे कि हमने एक सिंगल लेयर ली केक की, उसी की तरह हमने एक स्लाइस लिया। फिर हम फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग, ये जो है स्लाइस सिलेक्शन, फेज एनकोडिंग, ये क्या है, फेज एनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग, ये क्या है, ग्रेडियंट कॉइल्स होती है जो कि क्या एमआरआई स्कैनर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको पिछले जो है वीडियो में एक्सप्लेन करी है, बट इसके अंदर हम देख रहे हैं मेनली फेज एनकोडिंग के बारे में। तो स्लाइस सिलेक्शन में हमने कर ली बॉडी से स्लाइस सेलेक्ट कर ली। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग क्या करेगा, देन फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग जो है it uses one magnetic gradient to align different frequencies to the left and right parts of the slice. then frequency encoding जो है वो अलाइन करता है किसके हिसाब से, फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से। देन उसके बाद आता है हमारा फेज एनकोडिंग। एमआरआई टर्न के ऑन करता है सेकंड ग्रेडियंट कौन सा है, हमारा फेज एनकोडिंग। ये जो ग्रेडियंट होता है ये क्या करता है, स्पिन करवाता है टाइनी मैग्नेट जो होती है हमारी बॉडी में, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन से वो किसका काम करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स का। तो ये जो है ग्रेडियंट जो है कॉज करवाता है क्या, स्पिन करवाता है डिफरेंट पोजीशन में टू स्पीड और स्लो डाउन ब्रीफली। देन इस ग्रेडियंट को हम टर्न ऑफ कर देते हैं। दीज स्पिन्स नाउ रोटेट ऑफ द सिंक, मतलब कि जब हम ग्रेडियंट को टर्न ऑफ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पिन्स हैं ये क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ फेज हो जाएगी, बेस्ड ऑन वेयर दे आर इन द अप डाउन डायरेक्शन। फिर एमआरआई स्कैनर जो होता है वो डिटेक्ट करता है इन फेज शिफ्ट को एंड लेटर यूजेस द मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन को यूज़ करता है, दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिगर आउट करने के लिए कि सिग्नल जो है एग्जैक्टली हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है। अब हम इसको फेज एनकोडिंग बोलते क्यों हैं, फेज एनकोडिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट चेंजेस द फेज टाइमिंग ऑफ द सिग्नल, काइंड ऑफ लाइक मेकिंग each part of the body clap at a slightly different time, so we know we clapped from where. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द पैरामीटर दैट ब्रीफली डिटरमाइंस इमेज स्लाइस थिकनेस। ऐसा कौन सा पैरामीटर जो कि स्लाइस थिकनेस को बताता है।
स्लाइस थिकनेस जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ और आरएफ पल्स। तो स्लाइस थिकनेस डिटरमाइन की जाती है ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ से और आरएफ पल्स से। मेनली जो बैंडविड्थ होता है उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, स्लाइस थिकनेस को। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ हैव ऑन द इमेज क्वालिटी। बैंडविड्थ को इंक्रीज करने से इमेज क्वालिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, जो आरएफ पल्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो कितनी है। अगर वाइडर बैंडविड्थ है तो मतलब है कि उसके अंदर हायर फ्रिक्वेंसी की रेंज है, और नैरो बैंडविड्थ है उसका मतलब है कि नैरो फ्रिक्वेंसी की रेंज है। तो बैंडविड्थ इंक्रीज करने से इमेज क्वालिटी जो होती है वो जो है उसके अंदर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बैंडविड्थ को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है हमें कम देखने को मिलेगा, रिड्यूस कर देता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को। बैंडविड्थ क्या होता है एमआरआई में, एमआरआई के अंदर बैंडविड्थ का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट द स्कैनर लिसन्स टू व्हेन रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम टिश्यूज। बैंडविड्थ जो है अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि ट्रांसमीटर बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज यूज टू एक्साइट द टिश्यू, एंड द रिसीवर बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कलेक्टेड ड्यूरिंग सिग्नल रीड आउट। ये जो है मेनली अफेक्ट करता है रिसीव बैंडविड्थ में भी जो रिसीवर बैंडविड्थ होता है ये मेनली अफेक्ट करता है किसको, केमिकल शिफ्ट को। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो रेजोनेट करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे सेम मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो स्मॉल डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। फैट जो होता है वो स्लाइटली स्लोअर रेजोनेट करता है किससे, वाटर से। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 3.5 पार्ट्स पर मिलियन। 3.5 पार्ट्स पर मिलियन का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब बैंडविड्थ जो है कैसे अफेक्ट करेगी केमिकल शिफ्ट को। अगर बैंडविड्थ जो है वो नैरो होगी तो हमारा स्कैनर जो होगा फ्रिक्वेंसी डेटा को लॉन्गर टाइम के लिए स्प्रेड करेगा। इससे क्या होगा कि जो स्मॉल डिफरेंस होंगे फैट और वाटर के बीच में वो क्या हो जाएंगे, मैग्नीफाई हो जाएंगे इमेज के ऊपर, तो लार्ज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सिंपली मतलब ये है कि अगर बैंडविड्थ जो है अगर नैरो होगी, बैंडविड्थ अगर नैरो होगी तो हमें लार्जर केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। वाइल अगर बैंडविड्थ जो है रिसीवर बैंडविड्थ जो है वो वाइडर होगी तो हमें केमिकल शिफ्ट कम देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, नैरो बैंडविड्थ होगी तो मोर केमिकल शिफ्ट, और वाइडर बैंडविड्थ होगी तो लेस केमिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। The process of protons returning to their equilibrium state the process of protons returning to their equilibrium state after RF excitation is called। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। T1 weighted images are mostly useful for visualizing। T1 weighted इमेज जो होती है मोस्टली यूजफुल होती है विजुलाइज करने के लिए फैट कंटेनिंग और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि जो T1 weighted इमेजेस होती है जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो ब्रेन की जब T1 weighted इमेजेस लेंगे तो ग्रे मैटर जो है वो हमें ग्रे अपीयर होता है, वाइट मैटर जो है वो हमें वाइट अपीयर होता है। तो ये क्या दे रहा है हमें, एनाटॉमिकल इमेज दे रहा है। और फैट स्ट्रक्चर जो होते हैं T1 weighted इमेजेस के ऊपर वाइट अपीयर होते हैं, ब्राइट अपीयर होते हैं। दैट्स वाई T1 weighted इमेजेस जो है फैट कंटेनिंग स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को विजुलाइज करने के लिए जो मोस्ट यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। शॉर्ट टी आर और शॉर्ट टी ई से हमें क्या मिलता है, ये अभी हमने देखा था। शॉर्ट टी आर और शॉर्ट टी ई से हमें मिलती है T1 weighted इमेजेस, लॉन्ग टी आर लॉन्ग टी ई से T2 weighted इमेजेस, एंड लॉन्ग टी आर एंड शॉर्ट टी ई से प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस। तो शॉर्ट टी आर और शॉर्ट टी ई से हमें मिलेगी T1 weighted इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। T2 weighted इमेजेस के अंदर सिग्नल जो होता है वो मेनली किससे इन्फ्लुएंस होता है। T2 weighted इमेजेस के अंदर सिग्नल इन्फ्लुएंस होता है स्पिन इंटरेक्शन से। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी। T2 के अंदर 2 आ रहा है और स्पिन के अंदर 2 बार स्पिन रिपीट हो रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि T2 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। और T2 weighted इमेज जो है उसके अंदर सिग्नल मेनली इन्फ्लुएंस होता है किससे, स्पिन इंटरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। विच पल्स सीक्वेंस यूजेस TI टू सप्रेस द फैट सिग्नल। जो फ्लेयर सीक्वेंस होता है, जो स्टिर सीक्वेंस होता है वो यूज़ करता है क्या, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होता है उसको यूज़ करता है फैट सिग्नल्स को सप्रेस करने के लिए।
तो स्टिर जो होता है शॉर्ट टाउन इन्वर्जन रिकवरी, ये यूज़ करता है STI सीक्वेंस को। स्टिर के बारे में देखते हैं कि होता क्या है। स्टिर जो है MRI का सीक्वेंस है जो कि फैट सिग्नल को सप्रेस करता है, जैसे कि ताकि हम जो पैथोलॉजीज़ हैं जैसे कि एडिमा, ट्यूमर्स, इन्फ्लामेशन, इनको मोर क्लियरली हम देख पाएँ। ये क्या इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है जिसके अंदर शॉर्ट इन्वर्जन टाइम होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी भी बोलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके अंदर 180 डिग्री इन्वर्जन पल्स देते हैं, जिससे कि जितने भी जो स्पिन्स हैं उसको ये क्या कर देता है, फ्लिप कर देता है। देन उसके बाद हम शॉर्ट टाइम के लिए वेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टाइम। देन उसके बाद हम 90 डिग्री एक्साइटेशन पल्स को अप्लाई करते हैं, और जब हमें इमेज देखने को मिलती है तो उसके अंदर जो फैट होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है, और जो अदर टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि फ्लूइड और पैथोलॉजी वो हमें क्लियरली शो होती है। वाई स्टिर का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये हाईलाइट कर देता है कि इसको एडिमास को, ट्यूमर को, फ्लूइड को, दैट जो कि फैट के अंदर क्या होते हैं यूजुअली क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, हमें देखने को नहीं मिलते। मस्कुलर स्केलेटल इमेजिंग के अंदर भी ये बहुत यूज़फुल होता है, मस्कुलर स्केलेटल इमेजिंग, स्पाइन इमेजिंग, होल बॉडी स्क्रीनिंग के लिए भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, स्टिर जो है उसको हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो है एनहेंसिंग टिश्यूज़ जो होते हैं उसके सिग्नल को सप्रेस करता है। स्टिर जो है एनहेंसिंग टिश्यूज़ के सिग्नल को सप्रेस करने का काम करता है, और अगर हम फैट का यूज़ करें जो अगर हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट जैसे कि गैडोलिनियम का यूज़ करेंगे तो ये भी उसको भी ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू फैट अलोन, इट जस्ट नल्स एनीथिंग विद फैट T1 टाइम। तो इसलिए जो है इसके साथ हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डिटरमाइंस वेदर एन इमेज इज T1, T2 और प्रोटॉन डेंसिटी। जो T1, T2 प्रोटॉन डेंसिटी जो है डिटरमाइन की जाती है TR और TE की वैल्यू से। जो कॉम्बिनेशन होता है TR TE की वैल्यू का, उससे डिटरमाइन किया जाता है T1, T2 और प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज को। लॉन्ग TR और लॉन्ग TE से T2 वेटेड इमेज, शॉर्ट TR और शॉर्ट TE से T1 वेटेड इमेज, एंड लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE से हमें प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है, जब हम सिग्नल को रीड आउट करते हैं। सिग्नल रीड आउट के दौरान जो है फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट जो है उसको अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द सिग्नल रीड आउट। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट जो होता है इसको हम रीड आउट ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रीड आउट ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, in MRI which of the following conditions would most likely result in an increased signal intensity on a T2 weighted FLAIR sequence। इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी हाई सिग्नल इंटेंसिटी T2 weighted FLAIR सीक्वेंस के ऊपर। सबैराकोनिड स्पेस में हमें नहीं देखने को मिलेगी, फ्लोइंग सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में भी नहीं देखने को मिलेगी। जो डीमाइलिनेटिंग प्लेक होगा उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, हाई सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी T2 वेटेड इमेज के ऊपर फ्लेयर सीक्वेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा, डीमाइलिनेटिंग प्लेक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्लेयर क्या है, हमारा फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, जो कि CSF के सिग्नल को, मतलब कि फ्लूइड के जो सिग्नल होता है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे CSF का सिग्नल जो होगा वो हमें क्या अपीयर होगा, डार्क अपीयर होगा। दिस अलाउज T2 ब्राइट लीजन्स नियर CSF। ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स के अंदर CSF फ्लो करता है, अगर उसके आसपास में अगर कोई लीजन प्रेजेंट है, ब्राइट लीजन, तो वो जो है हमें उसके अंदर इजीली अपीयर होगा, जैसे कि डीमाइलिनेटिंग प्लेक्स इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अक्यूट सबैराकोनिड हेमरेज जो है वो आइसो इंटेंस दिखेगा, फ्लोइंग CSF को तो ही सप्रेस कर देगा, और फैट कंटेनिंग लीजन्स जो होंगे वो बेटर सीन होंगे किसके ऊपर, T1 के ऊपर, क्योंकि T1 पे फैट जो होता है वो ब्राइट अपीयर होता है। Which of the following technique minimizes susceptibility artifact in MRI, especially near the metallic implants। तो जो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को सबसे अच्छे से जो मिनिमाइज करती है MRI के अंदर वो होता है स्पिन इको सीक्वेंस। स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर भी जो मेनली फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस होता है, जिसको हम टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस भी बोलते हैं, वो जो है बेस्ट होता है किसके लिए, मिनिमाइज करने के लिए ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को MRI में। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पिन इको सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ,
तो 81 क्वेश्चन, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लें, 80 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। और आगे अब जो हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60 एमसीक्यूज़ जो हम करेंगे वो बेस्ड होंगे किस पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लगभग 5 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। और स्टेटमेंट को अगर हम पता कर सकते हैं कि ट्रू है ये फॉल्स है, तो इससे जो कंसेप्ट्स हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो 81 क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं रिगार्डिंग एमआरआई। फर्स्ट स्टेटमेंट, T1 रिकवरी इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। T1 रिकवरी के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग T1 के अंदर क्या होता है, T1 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन लैटिस ट्रांसफर बोलते हैं। तो लैटिस क्या है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वही हमारा लैटिस है, तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द T1 टाइम ऑफ फैट इज़ लॉन्गर देन दैट ऑफ वाटर। T1 टाइम जो है फैट का वो लॉन्ग होता है, वाटर से नहीं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फैट का जो T1 टाइम होता है वो शॉर्टर होता है देन वाटर। नॉट ओनली द T1 टाइम, इवन जो T2 टाइम होता है फैट का वो भी शॉर्ट होता है वाटर से। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, T2 डीके इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनिटीज। T2 डीके जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनिटीज की वजह से नहीं होता। T2 डीके जो है प्रीडोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है किसकी वजह से, स्पिन डीके जो होता है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से, स्पिन डीके की वजह से। इसीलिए तो हम स्पिन के अंदर 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्स का यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट, वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फील्ड इन होमोजेनिटीज़ की वजह से, फील्ड इन होमोजेनिटीज़, एक्सटर्नल फील्ड इन होमोजेनिटीज़ की वजह से तो हमें देखने को मिलता है T2 स्टार, जो कि किसके अंदर होता है, ग्रेडियंट के अंदर, ग्रेडियंट फील्ड के अंदर। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तीसरी भी फॉल्स है, चौथी देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, लॉन्ग टी मैक्सिमाइजेज द T2 कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फैट एंड वाटर। हाँ, तो एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टी अगर लॉन्ग होगा तो T2 कॉन्ट्रास्ट जो होगा फैट और वाटर के बीच में वो क्या हमें देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रोटॉन डेंसिटी वेटिंग अटेम्प्ट्स टू डिमिनिश T1 एंड T2 इफेक्ट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज होती है उसका पर्पस ही ये होता है कि डिमिनिश करना T1 और T2 इफेक्ट्स को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ ट्रू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82, इसके अंदर भी हमें ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेडियंट इको में प्रोड्यूस T2 वेटेड इमेजेस। ग्रेडियंट इको जो है वो T2 वेटेड इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है, फॉल्स। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। T2 इको जो होता है फील्ड इन होमोजेनिटी की वजह से, फील्ड इन होमोजेनिटी सक्सेप्टिबिलिटी की वजह से T2 स्टार वेटिंग हमें देखने को मिलती है, T2 वेटेड इमेज नहीं देखने को मिलती। T2 वेटेड तो हमें स्पिन इको में देखने को मिलती है, ग्रेडियंट इको में हमें देखने को मिलती है T2 स्टार, वो भी किसकी वजह से, फील्ड इन होमोजेनिटी की वजह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन T2, अगले ये फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, इन T2 वेटेड फास्ट या फिर टर्बो स्पिन इको वाटर एंड फैट आर हाइपर इंटेंस। T2 वेटेड के अंदर क्या वाटर और फैट हाइपर इंटेंस होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल T2 वेटेड के अंदर फैट और वाटर हाइपर इंटेंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फैट तो डार्क दिखाई देता है। एक्चुअली होता यह है कि फैट जो होता है वो T1 और T2 दोनों के ऊपर हमें ब्राइट देखने को मिलता है, लेकिन T1 के ऊपर ये ज़्यादा ब्राइट होता है एंड T2 के ऊपर इन कंपैरिजन टू T1 ये क्या होता है, कम ब्राइट होता है। पर होता दोनों के ऊपर ब्राइट है, बट कंपैरेटिवली कम ब्राइट होता है। तो फैट जो है वो दोनों के ऊपर ही क्या होता है, हाइपर इंटेंस होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, स्पिन्स में बी रीफेस्ड बाय यूजिंग अ 180 डिग्री RF पल्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि 180 डिग्री RF पल्स का रीफेस, 180 डिग्री RF पल्स से हम रीफेस कर सकते हैं स्पिन को। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, स्पिन इको के अंदर। फील्ड इन होमोजेनिटीज़ की वजह से जो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर वापस से रिफोकसिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं 180 डिग्री RF पल्स का। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेडियंट इको यूजेज एन RF पल्स टू रीफेज स्पिन्स इन अ पल्स सीक्वेंस। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ग्रेडियंट इको जो है उसके अंदर जो है ग्रेडियंट कॉइल्स जो है उसका यूज़ किया जाता है रीफेस करने के लिए स्पिन्स को। RF पल्स का यूज़ नहीं किया जाता, ग्रेडियंट कॉइल्स का यूज़ किया जाता है स्पिन करने के लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिग्नल टू नॉइज रेशो इन ग्रेडियंट इको इज लेस देन इन स्पिन इको सीक्वेंस। जो सिग्नल टू नॉइज रेशो है वो क्या है, लेस होता है स्पिन इको सिग्नल टू नॉइज रेशो इन ग्रेडियंट इको इज लेस देन इन स्पिन इको सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस आर ओनली द पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, जिसके अंदर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमें लेस SNR देखने को मिलता है देन स्पिन इको सीक्वेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि SNR जो होता है वो SNR जो है वो लेस होता है स्पिन इको सीक्वेंस है किसके अंदर, ग्रेडियंट इको के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तीसरी ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है और फिफ्थ ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 इसके अंदर भी हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही बताना है। पहली स्टेटमेंट रिगार्डिंग MRI सीक्वेंसेस पे सारी स्टेटमेंट बेस्ड है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इन कन्वेंशनल स्पिन इको द TR इज द टाइम फ्रॉम 190 डिग्री RF पल्स टू द नेक्स्ट 90 डिग्री RF पल्स। ट्रू स्टेटमेंट है। ये किसके बारे में बता रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बता रहा है किसके बारे में, TR के बारे में, कि एक 90 डिग्री RF पल्स से दूसरी 90 डिग्री RF पल्स का जो टाइम होता है वो TR होता है, और एक 90 डिग्री RF पल्स से सिग्नल रिसीव करने का जो टाइम होता है वो TE होता है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी, इन स्पिन इको मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज आर एलिमिनेटेड। स्पिन इको के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। कैसे? उसी को एलिमिनेट करने के लिए हम 180 डिग्री RF पल्स रीफेजिंग का यूज़ करते हैं। 180 डिग्री RF रीफेजिंग जो होती है उसका यूज़ करके हम इनहोमोजेनिटीज़ को एलिमिनेट करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, इन्वर्जन रिकवरी यूजिंग शॉर्ट टाइम टू इन्वर्जन अलाउ सप्रेशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द CSF। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स है। इन्वर्जन रिकवरी के अंदर जो है शॉर्ट टाइम का यूज़ नहीं किया जाता फ्लूइड से सिग्नल को, शॉर्ट टाइम का यूज़ तो किया जाता है स्टिर के अंदर फैट को सप्रेस करने के लिए। फ्लूइड के अंदर तो लॉन्ग टाइम, फ्लूइड को सप्रेस करने के लिए CSF क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड को सप्रेस करने के लिए लॉन्ग टाइम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन ग्रेडियंट इको रीफेजिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट इको रीफेजिंग होती है वो यूजुअली परफॉर्म की जाती है, किससे परफॉर्म की जाती है? फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट से, नॉट फेज एनकोडिंग। तो ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग लिखा होता फेज एनकोडिंग जगह पे तो ये करेक्ट होती, बट ग्रेडियंट इको के अंदर हम रिफोकसिंग के लिए फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गई? गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन ग्रेडियंट इको अ स्मॉल फ्लिप एंगल इज रिक्वायर्ड फॉर T1 वेटिंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस होते हैं T1 वेटिंग जो है उसके लिए हम लार्ज फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं ताकि जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है उसको हम शिफ्ट कर सके किसमें? ट्रांसवर्स प्लेन में। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी C D और E है वो क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। रिगार्डिंग MRI ग्रेडियंट्स एंड इमेज प्रोडक्शन हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। दीज ऑल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू दी MRI ग्रेडियंट एंड इमेज प्रोडक्शन। तो 84 के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो है, ग्रेडियंट कोइल चेंज द फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस अ डिस्टेंस इन द पेशेंट इन एन एक्सपोनेंशियल फैशन। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ये अभी तक जो यहाँ पे पेशेंट तक लिखा था वो जो चीज़ थी वो क्या थी? एकदम करेक्ट थी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फैशन लिख के ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि जो ग्रेडियंट कोइल की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है अक्रॉस अ डिस्टेंस वो एक्सपोनेंशियली नहीं लीनियरली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? लीनियरली।
तो अगर यहाँ पे लीनियरली होता तो ये स्टेटमेंट क्या होती, करेक्ट होती, बट अभी ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि ये लीनियरली चेंज होती है, नॉट एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेडियंट कॉइल इनेबल स्लाइस सिलेक्शन। ग्रेडियंट कॉइल जो होती है वो गैस स्लाइस सिलेक्शन के लिए होती है। प्राइमरी जो काम होता है इनका स्लाइस सिलेक्शन का होता है, उसके लिए भी स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट जो है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट होता है वो, तो ये ट्रू हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट आर यूज टू लोकेट सिग्नल अलॉन्ग शॉर्ट एक्सिस। फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है शॉर्ट एक्सिस के अलॉन्ग सिग्नल को लोकेट करने के लिए। येस, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, की स्पेस डज नॉट करस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द एमआर इमेजेस। बिल्कुल डायरेक्ट एमआर इमेजेस से की स्पेस का कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल एक स्टोरेज का कंसेप्ट है। ये क्या है, इसके अंदर रो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टेज बिटवीन दी, जो हम सिग्नल को कलेक्ट करते हैं और इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, उन दोनों के बीच की जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, के स्पेस। और इसका डायरेक्टली एमआर इमेजेस से कोई भी लेना देना नहीं है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स इंक्रीजेज द मिनिमम टी। अगर हम फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स को इंक्रीज करेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स को डिक्रीज करेंगे तो जो मिनिमम टी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स को इंक्रीज करेंगे तो मिनिमम मैट्रिक्स जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, बट यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज। अगर हम फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स को इंक्रीज करेंगे तो मिनिमम टी जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज। तो इसके अंदर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और लास्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स, बाकी डी, सी और बी ये तीनों क्या है, ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, रिगार्डिंग एमआरआई इमेज क्वालिटी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। एजेंट्स विद शॉर्टन T1 वर्सन इमेज कॉन्ट्रास्ट, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं जैसे कि हो गया हमारा गैडोलिनियम क्या करता है, T1 को शॉर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये SNR को भी इम्प्रूव करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। कॉन्ट्रास्ट एजेंट जैसे कि गैडोलिनियम वो T1 T2 को रिड्यूस करते हैं, पर SNR जो होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिक्रीजिंग TE विल इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशो। अगर TE को हम डिक्रीज करेंगे तो SNR जो सिग्नल टू नॉइज रेशो जो होगा, SNR जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम शॉर्ट TE का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, SNR इम्प्रूव होगा। इंक्रीजिंग मैट्रिक साइज एंड डिक्रीजेज स्पेशल रेजोल्यूशन, ये गलत है, क्योंकि मैट्रिक साइज इंक्रीज करने से स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशो। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जैसे 1.5 टेस्ला से अगर हम 3 टेस्ला जो है फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, टेस्ला इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा, SNR इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सिग्नल जो हमको रिसीव होगा, यूजफुल सिग्नल, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू दी नॉइस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो जो डी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग TR डिक्रीजेज स्कैन टाइम। अगर TR को रिड्यूस करेंगे तो स्कैन टाइम रिड्यूस होगा, एकदम करेक्ट बात है। TR जितना कम होगा स्कैन टाइम उतना कम होगा, लेकिन रेजोल्यूशन भी उसके साथ साथ उतना ही कम होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो दीज आर दी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब आगे अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे हम 86 नंबर जो क्वेश्चन होगा उससे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम लिंक पे आपको MCQs देखने को मिलेंगे क्यूज़ के फॉर्मेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।